आज का जो लेक्चर है वो है सिस्टोसोम्स। हमने ट्रिमाटोड का जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में, उसके हमने जनरल फीचर्स और तमाम डिटेल्स देखी थी। तो आज हम उसको फर्दर लेके चल रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टोसोम्स। सिस्टोसोम्स बेसिकली ट्रिमाटोड जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है। और कॉमनली हमने इसे कहा था कि हम इसको ब्लड फ्लूक्स कहते हैं। सिस्टोसोम्स की जितनी भी स्पीशीज हैं उनको ब्लड फ्लूक्स कहा जाता है। ये पैरासिटिक फ्लैट वर्म होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस के लिए जो कि ह्यूमन में होते हैं, ठीक है, जिनको सिस्टोसोमियासिस कहा जाता है। जितने भी इन्फेक्शन ह्यूमन में सिस्टोसोम्स की वजह से होते हैं उनको सिस्टोसोमियासिस कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सेकेंड मोस्ट सोशो इकोनॉमिकली डिवास्टेटिंग पैरासिटिक डिजीज है, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है हमारे सोशो इकोनॉमिकली सेक्टर को आफ्टर मलेरिया, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे मलेरिया और सेकंड पे WHO ने सिस्टोसोम्स को कंसिडर किया है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन पीपल जो है एनुअली इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये तो थी इसकी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको डिफरेंट सिस्टोसोम्स पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन बताई गई है। सिस्टोसोम्स बेसिकली हमने कहा था कि ये ब्लड फ्लूक्स होते हैं और ये एडल्ट फ्लूक्स जो हैं इसके ये ब्लड वेसल्स में रहते हैं, ठीक है, जिन ह्यूमंस को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इसकी डिफरेंट थ्री स्पीशीज हैं जिसको सिस्टोसोमा हिमाटोबियम कहा जाता है, ठीक है, सिस्टोसोमा मेंसोनाई कहा जाता है और सिस्टोसोमा जपैनिकम कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिस्टोसोम्स को हम थ्री स्पीशीज में क्लासिफाई करते हैं जिसमें नंबर 1 ये है सिस्टोसोमा हिमाटोबियम, नंबर 2 है सिस्टोसोमा मेंसोनाई एंड नंबर 3 जो है वो है सिस्टोसोमा जपैनिकम। सिस्टोसोमा हिमाटोबियम में ये जो डेफिनेटिव होस्ट है ये कौन है? ह्यूमन है। ये DH का मतलब है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट इसमें ह्यूमंस हैं और रिजर्वायर होस्ट इसमें कोई नहीं है। इसी तरह सिस्टोसोमा मेंसोनाई में डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमंस हैं फिर, और रिजर्वायर होस्ट इसमें रोडेंट्स आ जाते हैं और मंकीज आ जाते हैं। इस तरह सिस्टोसोमा जपैनिकम में डेफिनेटिव होस्ट जो है वो ह्यूमंस हैं और रेजरवायर होस्ट जो है इसमें वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपने अच्छी तरह याद रखनी है आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टोसोमा हिमाटोबियम। सिस्टोसोमा हिमाटोबियम की अगर बात करें तो इनको यूरिनरी ब्लड फ्लूक्स कहा जाता है। कोई भी पूछ ले कि यूरिनरी ब्लड फ्लूक्स कौन से होते हैं तो आपके फौरन जहन में आना चाहिए कि सिस्टोसोमा हिमाटोबियम के हैं, ठीक है। डाईजेनेटिक ट्रिमाटोड से ये बिलोंग करती है, ठीक है। और इसका जो ब्लड फ्लूक्स कहा जाता है इनको, ठीक है। ज़्यादातर प्रीविलेंस जो है इसकी अफ्रीका में होती है, मिडल ईस्ट में होती है, ठीक है। और मोस्ट प्रीविलेंट पैरासिटिक इन्फेक्शन है ये ह्यूमंस में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट बात ये करता है कि इट इज़ द ओनली ब्लड फ्लू दैट इन्फेक्ट्स द यूरिनरी ट्रैक्ट। हमने इसलिए से पिछली स्लाइड्स में अगर देखें तो हमने ये जहाँ पे एरो है यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये यूरिनरी ब्लड फ्लूक है। तो इट इज़ द ओनली ब्लड फ्लूक दैट इन्फेक्ट्स यूरिनरी ट्रैक्ट काजिंग यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस। ये जितने भी सिस्टोसोम के स्पीशीज हैं उनमें से ये ओनली ब्लड फ्लूक है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में ये यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस कॉज करता है और आगे जाके ये ब्लैडर कैंसर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर को इफेक्ट करता है वहाँ पे पैथोजेनेसिस कॉज करता है तो साथ साथ यहाँ वहाँ पे ये ब्लड कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। और डिजीज जो है ये कैसे ट्रांसमिट होती है? बाय एग्स के जरिए, ठीक है। एग्स जो है इसके इंजेक्शन से डिजीज जो है वो कॉज होती है।
सिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो है फर्स्ट ब्लड फ्लूक है जो कि डिस्कवर किया था थियोडोर बिल्हार्स ने। ये जर्मन सर्जन था जो कि कैरियो में काम करता था, ठीक है। और उसने इस पैरासाइट को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट टाइम, जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहा था इन 1851 में। इसी के नाम पे उसने थियोडोर बिल्हार्स जो इस साइंटिस्ट का नाम था, इसी के नाम पे उसने इस इन्फेक्शन को कहा कि ये बिल्हार्जिया है या बिल्हार्जिएसिस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिल्हार्जिया या बिल्हार्जिएसिस क्या होती है। तो आप बता सकते हो कि ये इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम की वजह से, ठीक है। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लैडर इन्फेक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ है मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो सिस्टोसोमा हिमेटोबियम में मेल एडल्ट भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, जो कि परमानेंटली पेयर्ड होते हैं, ठीक है, ये इकट्ठे रहते हैं। और मेल जो है ये फ्लैटवर्म बनाता है, ठीक है। 10 to 18 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है और 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसी तरह अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ओरल और वेंट्रल सक्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर वो न्यूट्रिशन लेने में भी सक्कर्स जो है उसके हेल्प कर रहे होते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि फ्लैट वर्म है ये 10 to 18, इसका जो मेल फॉर्म है वो फ्लैट वर्म पार्ट बनाती है। 10 to 18 मिलीमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है। और ये ओरल और वेंट्रल सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये अटैचमेंट करता है और फर्दर जो है वो न्यूट्रिशन लेता है होस्ट से। फिर इसकी लीफ लाइक फ्लैट बॉडी जो है वो कर्ल्ड अप हो जाती है, ठीक है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बोथ साइड टू मूव फॉर्म अ चैनल और ग्रूव, और एक ग्रूव बनाती है जिसको गैनोकोफेरिक कैनाल कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ तो ये इसकी पिक्चर है। जो हमने कहा कि मेल जो है ये इन्वर्टेड जो है, इनवर्ट जो है ये एक ग्रूव बनाता है जिसको गैनाकोफोरिक कैनाल कहते हैं, गैनाकोफोरिक कैनाल। ये जो जहाँ पे एरो है गैनाकोफोरिक कैनाल, तो कोई भी पूछे कि गैनाकोफेरिक कैनाल किस में बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टोसोमा हिमेटोबियम में बनती है। और गैनाकोफोरिक कैनाल होती क्या है, ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेल एडल्ट वर्म बनाता है, ये ग्रूव लाइक, ठीक है। और ये अंदर आपको ये जो ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल रिजाइड करती है मेल के साथ ही। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये आगे यही बात करेंगे कि इट गिव्स अ जनरल अपीयरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल राउंड वन, ठीक है। गैनोकोफोरिक कैनाल इन विच द फीमेल इज रैप्ड अप, वो जो गैनोकोफेरिक कैनाल है उसके अंदर फीमेल जो है वो रैप्ड अप होती है इस तरह से, और ये सिलेंड्रिकल अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम आ गई एडल्ट वर्म की। फिर हम नेक्स्ट चलें तो लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसका इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स याद रखनी है जिसमें सर्केरिया आएगी, ठीक है। और डिफरेंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो उससे आपने चीज़ों को याद रखना है। तो स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि सिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो है उसका ह्यूमन में भी लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। और ह्यूमन उसके एज ए डेफिनेटिव होस्ट जो है एक्ट करते हैं। फिर फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं, ये इसके इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ह्यूमन जो है उसके डेफिनेटिव होस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और फ्रेश वाटर स्नेल जो है उसके इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। फिर वो कहता है कि लेकिन अदर सिस्टोसोम्स की तरह इसमें नहीं होता। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि दे रिलीज एग इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। सिस्टोसोम जो है अदर सिस्टोसोम्स वो क्या करते हैं, एग्स को रिलीज करते हैं इनटू द इंटेस्टाइन। जबकि सिस्टोसोमा हिमेटोबियम क्या करता है, इट रिलीजेस इट्स एग्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, एंड एक्सक्रीट अलोंग विद द यूरिन, और वो एक्सक्रीट भी यूरिन में करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि
डिफरेंट सिस्टोसोम्स जो अदर सिस्टोसोम्स हैं उनमें एग्स जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, जबकि इन केस ऑफ सिस्टोसोमा हिमाटोबियम जो एग्स हैं वो रिलीज होंगे किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट में, और एक्सक्रीट भी वो यूरिन के अंदर होते हैं। फिर जब एग्स एक्सक्रीट हो गए यूरिन के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर जो अपनी जगह पे खड़ा होगा उसमें क्या होगा, एग्स जो है हैच होंगे, एग्स निकलेंगे उसमें से 15 मिनट के अंदर अंदर, और एक लार्वी डेवलप होगा उसमें से, उसको क्या कहेंगे, माइरासीडिया, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेगनेंट फ्रेश वाटर के अंदर एग्स हैच होंगे 15 मिनट के अंदर, और उनमें से लार्वा निकलेगा, ठीक है। लार्वा जब निकलेगा तो उस लार्वा को हमने क्या किया, माइरासीडिया। ईच माइरासीडियम इज आइदर फीमेल और फीमेल, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट चलेंगे हम कि फिर जो माइरासीडिया निकला उसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है, बहुत सारे हेयर्स थे, उसको हमने क्या कहा कि ये सीलिया है, जो कि स्विमिंग करेगा इनसाइड द वाटर, ठीक है। माइरासीडिया जब एग से निकलेगा तो पानी में वो तैरना शुरू करेगा, और स्नेल जो कि उसका इंटरमीडिएट होस्ट है उसके लिए सर्च करेगा वहां पे, उसको ढूंढेगा। वो कहता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उसे स्नेल बॉडी मिलना लाजमी है, इंटरमीडिएट हो जो स्नेल है वो मिलना लाजमी है। अगर उसे वहाँ पे स्नेल 24 से 28 घंटे के अंदर नहीं मिलता, सॉरी 24 to 28 आवर्स एंड नॉट 48 आवर्स, तो 24 to 28 आवर्स के अंदर उसको स्नेल बॉडी अगर नहीं मिलती, तो उसमें एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, एनर्जी रिजर्व ख़त्म हो जाते हैं और वो किल हो जाता है, डाई हो जाता है। लेकिन अगर वो 24 से 28 घंटे के अंदर उसे स्नेल मिल जाता है तो वो क्या करेगा, वो जिंदा रहेगा, सरवाइव करेगा। और वो जो स्नेल की स्पीशीज है जिसमें वो जाएगा उसको कहते हैं बुलिनस जीनस से बिलोंग करती है वो, ठीक है, बुलिनस जीनस से बिलोंग करती है स्नेल स्पीशीज जिसमें ये माइरासीडिया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइरासीडिया जो है सिंपली एंटर थ्रू द सॉफ्ट स्किन ऑफ द स्नेल एंड मूव टू द लिवर। माइरासीडिया सॉफ्ट स्किन से एंटर होगा स्नेल की बॉडी में और उसके लिवर की तरफ मूव करेगा। स्नेल की बॉडी में जो सीलियां हैं उसके वहां से वो झड़ जाएंगे, वहां से उतर जाएंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा एपिथेलियल कवरिंग बनना शुरू हो जाएगी माइरासीडिया की बॉडी पे, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो माइरासीडिया स्नेल की बॉडी में गया था वो स्पोरोसिस्ट बनाएगा, ठीक है, स्पोरोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, और स्पोरोसिस्ट के अंदर एक्टिव सेल डिवीजन होगी। आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक के बाद उसकी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दी मदर स्पोरोसिस्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी डॉटर स्पोरोसिस्ट को। फिर डॉटर स्पोरोसिस्ट जो है वो न्यू लार्वी बनाएगी जिसको हम सर्केरिया कहेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि माइरासीडिया था पहले, एक्स से जो निकला था, माइरासीडिया जो है स्नेल बॉडी में जाके स्पोरोसिस बनी, स्पोरोसिस के बाद सेल डिवीजन हुई, मदर स्पोरोसिस ने डॉटर स्पोरोसिस को जो है वो प्रोड्यूस किया, और डॉटर स्पोरोसिस जो थी उसमें न्यू लार्वी फॉर्म हुआ जिसको हमने सर्केरिया कहा। फिर वो नेक्स्ट चीज कहता है कि वन मदर स्पोरोसिस जो है 500,000 सर्केरिया को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मदर स्पोरोसिस जो है उसके अंदर कितने सर्केरिया की प्रोडक्शन होती है, 500,000 की। और 1 महीने के बाद आफ्टर अ मंथ स्पोरोसिस जो है वो रप्चर होती है और सर्केरिया जो है वो रिलीज हो जाता है वहां से स्नेल बॉडी में। फिर जब ये सर्केरिया फ्री फॉर्म में आएगा तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा लिवर में, ठीक है, और वहां से फिर इनटू दी वाटर वो रिलीज हो जाएगा। फिर वो कहता है कि ईच सर्केरिया जो है द बाई फोर टेल विद विच इट स्विम्स टू फाइंड अ ह्यूमन होस्ट, ठीक है। सर्केरिया जो है उसकी बाई फोर टेल होगी। बाई फोर टेल कैसे होगी, जैसे कि आगे से वो सिंगल है और पीछे टेल जो है उसकी वो डबल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं बाई फोर टेल, एक टेल सिंगल होती है उसकी
डबल टेल्स होंगी, 2 टेल्स होंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, सर्केरिया शॉर्ट लिव्ड होगा और 4 to 6 आवर तक वो सर्वाइव, 4 to 6 डेज तक वो सर्वाइव वहाँ पे कर सकते हैं। 4 to 6 डेज के बाद अगर उसको ह्यूमन होस्ट नहीं मिलता तो वो भी वहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है। तो सर्केरिया जो है 4 से 6 दिन के अंदर न्यू ह्यूमन होस्ट को तलाश करता है वहाँ पे इन्फेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि ह्यूमन जब उसको मिल जाएगा सर्केरिया को, तो सर्केरिया ह्यूमन स्किन से अटैच हो जाएगा अपने, जो हमने पढ़ा था कि ओरल और वेंट्रल सक्कर्स होते हैं उसमें, उसके ज़रिए फिर आफ्टर प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, वो स्टार्ट करेगा पायर्सिंग द स्किन बाय सिक्रेटिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है। वहाँ पे वो स्किन के साथ अटैच होके उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। और ये 3 to 5 मिनट्स का प्रोसेस होता है, जिसके दौरान स्वीयर किस्म की इचिंग भी होती है स्किन पे, ठीक है, स्किन पे खारिश वगैरह होती है जब वो पेनिट्रेट कर रहा होता है अंदर। फिर वो क्या कहता है इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब पेनिट्रेशन होगी तो टेल जो है वहाँ पे रिमूव हो जाएंगी उसकी, जो हमने कहा था कि बाई फोर डबल टेल होती है उसकी, वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी पेनिट्रेशन के दौरान जब ह्यूमन में पेनिट्रेट करेगा, और सिर्फ हेड पार्ट उसका एंटर होगा ह्यूमन के अंदर। फिर जब वो ह्यूमंस के अंदर एंटर होगा तो वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, पहले पेनिट्रेट करेगा, ठीक, उसको हम सिस्टोसेम्यूल्स कहेंगे, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स के बाद ये सिस्टमिक सिस्टम में जाएगा, सिस्टमिक सिस्टम से ये हार्ट तक जाएगा, हार्ट से ये लिवर में जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जब वो एंटर हुआ, ब्लड वेसल्स में गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वहाँ से हार्ट में, लीवर में, तो इस दौरान बहुत से जो है इसके जो ये पैरासिटिक फॉर्म है सर्गेरिया की, ये किल भी हो जाएगी। किसके जरिए किल होगी, हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए। और जो बाकी जो है सर्वाइवर्स रह जाएंगे, सर्वाइवर्स मीन जो बाकी सर्केरियल फॉर्म रह जाएगी वो एंटर हो जाएगी लिवर में 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर लिवर से आगे क्या होगा, ये पोर्टल वेन में एंटर होंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ये ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि और स्पीशीज की तरह इसमें नहीं होता, जिसमें कि सिस्टोसिम्यूल और सिस्टोसोमा हिमोटोबियम जो है वेसिकल्स वेसल इंफीरियर मेजेंटिक वेन तक पहुंचते हैं एंड पेल्विक वेन्स तक, ठीक है। जो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है और पेल्विक वेन होती है उनकी वेसिकल वेसल्स तक किए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इनसाइड स्मॉल वेन्यूल्स इन द सब म्यूकोजा और वॉल ऑफ ब्लैडर में ये पेरीवेसिकल वीनस प्लेक्सिस, जो कि ग्रुप ऑफ वेन्स होता है लोअर पोर्शन ऑफ ब्लैडर में, तो वहाँ पे ये जाके मेच्योर होते हैं। तो फाइनली ये लिवर से डिफरेंट पार्ट्स में गए, और स्पेशली जो है हमने कहा सिस्टोसोमा हेमेटोबियम केस में ये कहाँ गए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चले गए और वहाँ पे इनकी मैचुरेशन स्टार्ट हो गई। 4 to 6 वीक्स के बाद इसकी मैचुरेशन जो होती है, उसके बाद जो है वो इनिशियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फीमेल जो है 500 to 1000 एग्स देती हैं एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और फीमेल जो है वो मेल से इसलिए सेपरेट होती हैं कि एग्स उन्होंने वहाँ पे हैच करने होते, एग्स देने होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये स्मॉल जो है हमारी जो नैरो पेरिफेरल वेन्यूल्स होते हैं ब्लैडर के सब म्यूकोजा में, ये एंटर हो जाती है और वहाँ पे ये एग्स देती है, ठीक है। और एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है ब्लैडर म्यूकोजा में पेनिट्रेट करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम यूज़ करते हैं और टर्मिनल स्पाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये ब्लैडर के अंदर म्यूकोजा के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। फिर डिफरेंट एंजाइम जो है सिक्रीट होते हैं जो कि नेक्रोसिस करते हैं वहाँ पे टिश्यूज़ की, ठीक है। अंडर नॉर्मल सिचुएशन जो है जब एग्स रिलीज होंगे ब्लैडर में तो वो कोई भी पैथोजेनेसिस कॉज नहीं करते, लेकिन जो एग्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते ब्लैडर में वो वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं ब्लैडर वॉल में, और उसकी वजह से डिफरेंट लीजन्स अपीयर होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट एंटीजन रिलीज होते हैं, ठीक है, उससे, और वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कर रहे होते हैं।
तो ये इसका थोड़ा सा पैथोजेनिक एक्सपेक्ट भी था कि नेक्रोसिस होती है, ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है इसमें। ये उसकी एक लाइफ साइकिल की डायग्राम है, जितना भी हमने अभी पढ़ा है। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बहुत आराम आराम से बताई है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको खुद पढ़ना है और इसको समझना है। लाइफ साइकिल इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले भी बताया था कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। तो ये लाइफ साइकिल की डायग्राम है जो आपने याद रखनी है कि एग्स जो है, नंबर वन पे क्या हुआ, यूरिन में एक्सक्रीट हुए, वाटर के अंदर थे, ये ब्लू ब्लू वाटर की अपीयरेंस है, ये वाटर वेव्स हैं। तो एक्सक्रीट जब हुए एग्स यूरिन में, तो वहाँ से माइरासीडिया हैच हुआ। माइरासीडिया ने स्नेल टिश्यू को ढूंढा, वहाँ पे पेनिट्रेट किया, ठीक है। स्नेल बॉडी के अंदर उसने स्पोरोसिस बनाई, ठीक है। स्पोरोसिस के अंदर फिर सर्केरिया डेवलप हुए। सर्केरिया फिर क्या हुआ, रिलीज हुए स्नेल से और एक्टिवली स्विम होने लग गए इनटू दी वाटर। और उसके बाद उन्होंने वाटर में, कोई भी इंसान स्विमिंग के लिए गया तो वो स्किन पेनिट्रेशन के जरिए उसमें 6 नंबर पे एंटर हो गए। फिर ह्यूमन के अंदर क्या हुआ कि सर्केरिया ने अपनी टेल जो है वो लूज की, ठीक है। और उसके बाद सिस्टोसम्यूल्स बन गए। जब ह्यूमन के अंदर आए ब्लड वेसल्स में, तो सिस्टोसम्यूल्स हमने कहा। सिस्टोसिम्यूल सर्कुलेशन में रहे, पोर्टर ब्लड वेसल में इन्होंने माइग्रेट किया, ठीक है। लीवर में गए, वहाँ पे मैचुरेशन हुई, ठीक है। फिर वहाँ पे इसी तरह एडल्ट और मेल और फीमेल जो फ्लूक्स हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर वीनस प्लेक्सिस ऑफ ब्लैडर की तरफ मूव किया, ठीक है। और ब्लैडर में जाके उन्होंने फिर एग्स देना शुरू किए, ठीक है। और दोबारा से वो एग्स क्या हुआ, रिलीज हो गए टू फीसिस। और ये जो डी है, इसका मतलब है कि ये डायग्नोस्टिक स्टेज है। एग्स जो है इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज है इन केस ऑफ सिस्टोसोमा हिमाटोबियम। और ये स्पाइन नजर आ रही है इसकी। इसमें क्या होता है कि इसके एग्स पे जो है टर्मिनल स्पाइन होती है, ठीक है। कोने पे स्पाइन इस तरह की निकली होती है। और सर्केरिया जो है इसकी, ये आई लिखा हुआ है, सर्केरिया इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। सर्केरिया इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो ये जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि डायग्नोस्टिक फॉर्म इसकी एग्स हैं, ये डी मैंने लिखा है यहाँ पे। और सर्केरिया जो है इसकी आई, इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी सर, क्योंकि ये देखें, ये सर्केरिया जो है ये ह्यूमन स्किन में पेनिट्रेट करता है। फिर जो है एग्स हैं सिस्टोसोमा हिमोटोबियम के, जो एग्स मैंने आपको लास्ट में दिखाया ये एग है। इसी एग की यहाँ पे थोड़ी बड़ी डायग्राम है कि यहाँ पे ये टर्मिनल स्पाइन है। अक्सर ये डायग्राम पूछी जाती है, इसी तरह आपने बनानी है अगर एग्जाम में भी आती है तो। इम्पॉर्टेंट है बहुत कि डायग्नोज आप कैसे करते हो। पहली बात तो ये कि ये यूरिन सैंपल में आप डायग्नोज करते हो। दूसरी बात ये कि एग फॉर्म जो है इस तरह की आपको नजर आएगी, और उसमें करेक्टरिस्टिक फीचर उसका क्या है, ये वाली जहाँ पे मैं एरो को घुमा रहा हूँ, ये वाली टर्मिनल स्पाइन है, ठीक है। ये टर्मिनल स्पाइन होगी और इस तरह क्या शेप होगी तो हम कहेंगे। और यूरिनरी सैंपल में होगी तो हम कहेंगे कि ये यूरिन सैंपल में सिस्टोसोमा हिमाटोबियम है। फिर पैथोजेनेसिस की अगर बात करें, हमने कहा था कि नॉर्मल जो है वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। एग रिलीज होंगे तो समटाइम्स जो है वो स्टक कर जाते हैं इनटू दी ब्लैडर और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज करेंगे। इन्फेक्शन जो है उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और ब्लड और रिएक्टिव एपिथेलियल चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेटाप्लेजिया टाइप ऑफ कैंसर स्केमस मेटाप्लेजिया, ठीक है। उसमें जो है आपकी एपिथेलियल जो है वो रिप्लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्केमस है तो कोलमनर हो जाती है, कोलमनर है तो स्केमस हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आ जाती हैं। तो सीरियस इन्फेक्शन में क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट आपका ब्लॉक भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे फिर हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। और अल्टीमेटली किडनी फेलियर भी हो सकता है। और इन सीवियर केसेस में क्रॉनिक ब्लैडर अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्रॉनिक ब्लैडर अल्सर, ब्लैडर में अल्सर डिवेलप हो सकते हैं और ब्लैडर कार्सिनोमा भी डिवेलप हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, ब्लड एंड रिएक्टिव एपिथेलियल चेंजेस आते हैं, ठीक है, यूरोपैथी और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, और क्रॉनिक ब्लैडर अल्सर्स के साथ साथ ब्लैडर कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है वहाँ पे। लास्ट थिंग, लैब डायग्नोसिस। लैब में हमने पहले बात की कि आप कैसे डायग्नोज करेंगे, उसके एग्स को आप यूरिन सैंपल में डायग्नोज कर सकते हैं, टर्मिनल स्पाइन होगी जिसमें, और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं और इलाइजा कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था अबाउट सिस्टोसोमा हिमाटोबियम।